नमस्कार दोस्तों, सीसीकेएस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समाचार लेखनों और अनुवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी विशेष श्रृंखला अनुवाद पर चल रही है और इसके अंतर्गत हमने आप सभी के लिए बहुत से लेक्चर्स अभी तक आयोजित किए हैं। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं समाचार लेखन और अनुवाद के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और समाचार लेखन और अनुवाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, अनुवाद की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे समाचार लेखन और अनुवाद, और फिर उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्षेत्र होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो समय है यह सूचना के प्रसार का समय भी है, और ऐसी अपेक्षा भी है कि हम सभी को न केवल अपने आसपास, अपने राज्य में, अपने देश में, अपितु पूरे विश्व में जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, हासिल किया जा रहा है, उपलब्धियां हैं या घटनाएं हैं, और या फिर अनेक प्रकार की सूचनाएं हैं, उनसे अवगत रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सूचनाओं से जुड़े रहेंगे तो हमारी जीवन शैली भी ठीक होगी और अपेक्षा अनुसार हमारे आगे की जो दिशा है वो भी प्रशस्त हो जाएगी। तो समाचार हम जानते हैं कि हमारी दैनिकचर्या का, जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, और इन समाचारों को हम तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वह बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रही है। इस व्यवस्था में हम दो प्रकार के माध्यमों पर तो विशेष रूप से दृष्टि डालते ही रहे हैं, देखते ही हैं, जानते हैं। एक, अगर हम बात मुद्रित माध्यमों की करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की है, समाचार पत्रिकाओं की है। तो ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, हम देखते हैं कि सुबह उठते ही अगर हमें एक आदत सी हो जाती है अखबार देखने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, और वो आदत एक प्रकार से अगर अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए वो एक नशा सा हो जाता है। किसी दिन यदि समाचार पत्र न मिले या विलंब से आए तो भीतर ही भीतर बड़ी बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, और ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में से कुछ कमी महसूस हो रही है। तो हमें देश विदेश की और साहित्य संस्कृति की, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि आदि ये तमाम अनुशासनों की खबरें, खेलों की खबरें, शिक्षा की खबरें, रोजगार की खबरें, तो सब अपनी अपनी अपेक्षा के अनुसार उन समाचारों को पढ़ते हैं, सूचनाएं अर्जित करते हैं और समाचार पत्र से मनोरंजन भी करते हैं। क्योंकि समाचार पत्र में बहुत सारी खबरें मनोरंजक भी होती हैं, जानकारी बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक भी होती हैं, और व्यवसाय आदि के क्षेत्र में भी समाचारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो समाचार है वास्तव में ये हमारी जीवन शैली का, हमारी दैनिकचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो न केवल मुद्रित माध्यम अपितु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो बहुत पुराना माध्यम और बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम, यानी वर्षों से, जब से रेडियो इजाद हुआ तब से आज तक लगातार उसकी भूमिका बनी हुई है। तो रेडियो समाचार, अब तो रेडियो का आधुनिकीकरण हो गया है, बहुत सारे चैनल्स उसमें जुड़ गए हैं, और इन एफएम चैनलों ने तो क्रांति कर ही दी है। इसलिए जो खबरें हैं वो कई प्रकार की समाचार, 3 मिनट के, 2 मिनट के, 5 मिनट के,
फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से वहाँ खबरें चल रही हैं। तो रेडियो जो कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है, आपको गार्डन में बैठना है, छत पर बैठना है, बाहर लॉबी में बैठना है, तो आप रेडियो ले जाकर बैठ सकते हैं। और कार में आप चल रहे हैं तो भी रेडियो का आनंद आप ले सकते हैं। तो ये जो खबरें हैं ये रेडियो के माध्यम से, समाचार जो हैं वो रेडियो के माध्यम से भी हम सुन रहे हैं, बरसों से सुन रहे हैं, और आज भी उतने ही जीवंत हैं। और खबरों का प्रस्तुतिकरण का स्वरूप बदला है। टेलीविज़न एक दूसरा बड़ा सशक्त माध्यम है जिसमें हम समय समय पर, और अब टेलीविज़न पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, सैकड़ों चैनल हैं, और सभी में खबरों को अलग अलग ढंग से, ये अलग बात है कि प्रस्तुतिकरण चैनल का अपना विशिष्ट हो सकता है, लेकिन खबरों की जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, वो तो कॉमन होती हैं। हर चैनल उन खबरों को अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। तो रेडियो, टेलीविज़न और एक और बड़ा सशक्त माध्यम खबरों का अब हो गया है, वह कंप्यूटर है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सारी अखबारें, जिन समाचार पत्रों पत्रिकाओं की बात हम कर रहे हैं, जो देश की अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होती हैं, ये तो बहुत मल्टीलिंगुअल, बहुभाषा भाषी देश है। और राज्यों का संबंध भाषाओं से भी है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही राज्यों का विभाजन भी है। तो उन राज्यों में वहाँ की भाषाओं में भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। और रेडियो टीवी भी वहाँ की भाषाओं में समाचारों का प्रसारण करता है। तो इस तरह से ये भाषा, समाचार और माध्यम, इन तीनों में एक अंतः संबंध बन जाता है। ये जो खबरें हैं ये इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ तक कि अखबारें भी अब कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर डाल दी जाती हैं। अगर हम ऑनलाइन उनका वाचन, अध्ययन करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। और अब तो इतना मामला आधुनिक हो गया कि मोबाइल पर आप खबरें दिन भर देख सकते हैं। अपना जो मोबाइल है उसमें आप तमाम तरह की देश विदेश की खबरों को जब चाहें खोलें, नेट कनेक्शन से जोड़ें और खबरों का अध्ययन करें, आनंद लें। ऐसी जानकारियां भी हमें मिल जाती हैं। युवाओं में विशेष रूप से इस तरह की खबरों का, इस तरह की जानकारियों का रुझान बढ़ गया है, क्योंकि अब वो, जिसको हम बार बार मोबाइल की दुनिया में कहते हैं, कर लो मुट्ठी, दुनिया मुट्ठी में, तो ये दुनिया भर की सारी खबरें अब हाथ में हैं। ये एक लाभ हुआ है। तो अगर यह कहें कि ये ज़माना ही समाचार और सूचना का है, तो शायद यह अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे समाचारों का तंत्र, ये समाचार बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, समाचार से अभिप्राय क्या है, फिर इनका संबंध अनुवाद से कैसे है, इन समाचारों को किस माध्यम से जन सामान्य तक, नागरिकों तक, देश विदेश में बैठे हुए, राज्यों में बैठे हुए, दूर दराज में बैठे लोगों तक पहुंचाया जाता है। अखबार भी पहुंचती है, रेडियो टीवी से भी उनका प्रसारण बाकायदा होता है। तो ये जो तंत्र है, इस तंत्र के पीछे कुछ एजेंसियां काम करती हैं, कुछ संवाददाता काम करते हैं, कुछ समितियां काम करती हैं। इस तरह से समाचारों की ये दुनिया बड़ी रोचक दुनिया है, बड़ी व्यापक दुनिया है। विश्व की एक पूरी छवि को, विश्व की एक पूरे परिदृश्य को इन समाचारों के माध्यम से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि समाचार अब केवल सुनने तक नहीं रहे, अब वो दृश्य भी हो गए। जो समाचार टेलीविज़न में या कंप्यूटर आदि पर, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल आदि पर हम देखते हैं, तो वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। उस घटनाक्रम को हम बाकायदा स्क्रीन पर देखकर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का अनुभव भी कर सकते हैं। तो समाचार जो अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं विश्व की किसी अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, समाज से और वहाँ की भाषाओं से, वो समाचार कैसे अंग्रेज़ी तक और फिर अंग्रेज़ी से हमारे यहाँ हिंदी में
हिंदी से फिर अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद भी होता है। उनको इस तरह से एक पूरी व्यवस्था के तहत प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, विधा पर, जिसका संबंध अनुवाद से है, क्योंकि अनुवादकों के लिए, अनुवाद से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाएं भी बहुत हैं। वहाँ केवल समाचार वाचन नहीं होता, समाचारों का अनुवाद भी होता है। समाचार लेखन की प्रक्रिया और पद्धति आदि से भी हमारा जुड़ाव बनता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अनुवाद के क्षेत्र में यह भी एक बड़ा उल्लेखनीय और संभावना सापेक्ष विषय है। तो मित्रों, जैसा कि हम कह रहे हैं, सूचना और संचार क्रांति का यह युग है। समाचारों की महत्ता, उसकी उपादेयता लगातार बढ़ रही है, लोक स्वीकृति बढ़ रही है। एक ज़माना था जब समाचारों के प्रति युवाओं के मन में कोई आकर्षण, कोई रुझान नहीं होता था, लेकिन आज युवा वर्ग भी इन समाचारों से जुड़ता है, चाहे रेडियो और मोबाइल हो या टीवी हो या समाचार पत्र और पत्रिकाएं हों। अब प्रतियोगी भाव बढ़ गया है, इसलिए बात अगर रोजगार की हो तो भी समाचार पत्र चाहिए, विवाह की हो तो भी समाचार पत्र चाहिए, खरीद फरोख्त की हो, बेचने की हो तो समाचार पत्र चाहिए, अपराध समाचार पढ़ने के लिए भी हमें इन माध्यमों के पास जाना पड़ता है, राजनीतिक परिवर्तनों और उठापटक को या उतार चढ़ाव को देखना हो, संसदीय जो कार्यवाहियाँ होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होती हैं, उनके लिए भी हमें इन माध्यमों के पास जाना पड़ता है। तो इनकी लोक स्वीकृति लगातार बढ़ रही है। सामान्यतः देश विदेश की तरह तरह की खबरें और जानकारियाँ हमें जिन माध्यमों से मिलती हैं, वो माध्यम मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। वैश्विक उपलब्धियों को, घटनाओं को, सूचनाओं को और प्रामाणिक ब्यौरे जो हैं, ऑथेंटिक जो सूचनाएं हैं, उनको हमें इन समाचार माध्यमों से हमारी प्राप्ति होती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, खेलकूद संबंधी, व्यायाम संबंधी, योगा संबंधी, साहित्यिक, कृषि, वित्त, वाणिज्य, मनोरंजन, सिनेमा, पाकशास्त्र, सौंदर्य प्रसाधनों की दुनिया, देश विदेश की, बाजार भाव की, ऐसी तमाम खबरें, शेयर मार्केट की, ये सब खबरें हमें इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त होती हैं और ये समाचार की श्रेणी में आती हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की दुनिया में भी क्रांति की है। पेजर, सेलुलर, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, ट्वीट या केबल, दूरभाष, मोबाइल आदि, इन सब ने भी इस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाई है और लगातार इन उपकरणों में नई नई खोज हो रही हैं, उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। सूचना और संचार के इन अधुनातन माध्यमों ने पूरे भारत को और पूरे विश्व को एक लघुतम इकाई बना दिया, एक छोटी सी यूनिट बनाकर रख दिया है। दूरियां केवल कम ही नहीं हुई, अधिकांश क्षेत्रों में समाप्त हो गई हैं। इसलिए समाचार अब केवल सुने और पढ़े नहीं जाते, अपितु देखे भी जाते हैं। देश विदेश में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में कब, क्या, क्यों घट रहा है, इसकी जानकारियां हमें समाचारों से मिलती हैं। महंगाई, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण, सामान्य ज्ञान और
आपराधिक घटनाएं, इन सब की जानकारियां जो पाठक के मन में, दर्शक के मन में, श्रोता के मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं, उनका समाहार करने का काम ये समाचार ही करते हैं। समाचारों की दुनिया में रहने वाले जो सामाजिक प्राणी हैं, वो तमाम तरह के पर्वों, उत्सवों, मेलों, प्रदर्शनियों, खान पान संबंधी जानकारियों के बारे में बड़ी जिज्ञासा, बड़ी इच्छाएं रखते हैं। वो भी इन समाचारों से अपनी इच्छाओं की तृप्ति कर पाते हैं। इस तरह से जिज्ञासु प्रकृति का अगर कोई उपचार करने वाले माध्यम है तो वो समाचारों के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो और दूरदर्शन में जो कुछ प्रसारित होता है, प्रकाशित होता है, मुद्रित होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो सब कुछ समाचार नहीं होते। हालांकि फीचर, लेख, संपादकीय, विज्ञापन आदि, इनमें भी सूचनाएं बहुत सारी होती हैं जो कुछ कुछ समाचार के निकट होती हैं। इसलिए समाचार के बीज उनमें से निकाले जा सकते हैं, लेकिन विशुद्ध समाचार की श्रेणी में समस्त जानकारियां नहीं होती। समाचार शब्द को अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द, NEWS, न्यूज़ शब्द से समझा जा सकता है। न्यूज़ शब्द अंग्रेजी के 4 वर्णों से बना है, जिसको हम NEW और S के रूप में जानते हैं। इसमें N जो है वो नॉर्थ का द्योतक है, नॉर्थ माने उत्तर दिशा। ईस्ट का द्योतक है, जिसका अर्थ है पूर्व दिशा। W वेस्ट का द्योतक है, जिसका अर्थ है पश्चिम दिशा। और S साउथ का द्योतक है, जिसका अर्थ है दक्षिण दिशा। इस तरह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं की, पूरे विश्व की समस्त जानकारियों को, सूचनाओं को, खबरों को एकत्रित करने का काम जिस पद्धति से होता है वह न्यूज़ कहलाती है। तो समाचार से अभिप्राय बड़ा साफ हुआ कि वह चारों दिशाओं में जो कुछ जिस किसी रूप में जब कब घट रहा है उसको वह हमारे सामने पहुंचाता है। समाचार की व्यापकता और उसके प्रसार के साथ साथ समाचारों की नवीनता, इसका ज्ञान भी इस शब्द से होता है। संस्कृत का नव, लैटिन का नोवा, अंग्रेजी का न्यू, ये शब्द भी न्यूज़ के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। रेडियो, टीवी, केबल, पेजर, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीप्रिंटर और इसी तरह के तमाम इलेक्ट्रॉनिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, वो पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, हैंडबिल, बैनर, भित्ति लेखन, ये सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचारों के मूलभूत रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले माध्यम बनते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और मुद्रित माध्यमों में अंतर है, उनकी पद्धति में, प्रक्रिया में, प्रस्तुतिकरण में यह अंतर देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के माध्यम से जो समाचार मिलते हैं वो त्वरित गति से तत्काल मिल जाते हैं, जबकि प्रिंट और मुद्रित माध्यमों के समाचार तुलना में कुछ देरी से मिलते हैं, क्योंकि समाचार नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे तक अखबार हमारे दरवाजे पर आ जाता है। लेकिन ये सारी खबरें दिन भर एकत्रित होती हैं और फिर रात को इनका मुद्रण होता है और 2-2:30 बजे के बाद इनका वितरण प्रारंभ हो जाता है। न केवल जो अखबारें केंद्र से छपती हैं, दिल्ली से छप रही हैं, वो भी पूरे भारत में पहुंचती हैं। भले ही वो अखबारें कहीं दोपहर को पहुंचती हैं, कहीं शाम को पहुंचती हैं, लेकिन खबरें पहुंचती हैं। और लोकल लेवल पर जो क्षेत्रीय स्तर पर खबरें, समाचार पत्र छपते हैं, वो भी वहाँ वितरित होते हैं। इस तरह से ये सिलसिला चलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचारों की समय सीमा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें टाइम को ध्यान में रखकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट या कहीं कहीं 40 मिनट, इस तरह से समाचार प्रसारण होता है। जबकि मुद्रित माध्यमों में यह कॉलम से, पंक्तियों से
पृष्ठों से जुड़ा हुआ मामला होता है। यानी आप मुद्रित माध्यमों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में देख सकते हैं कि खेल समाचारों का एक पृष्ठ है, बाजार भावों का एक पृष्ठ है, शेयर मार्केट का एक पृष्ठ है, विदेशी समाचारों का एक या आधा पृष्ठ है। इसी तरह एडिटोरियल वाला जो पृष्ठ है जिस पर लेख भी होते हैं और संपादकीय भी होता है। इसी तरह राजनीतिक समाचार, फिर उनमें भी उन समाचारों की वरीयता के आधार पर कि कौन सा समाचार पहले पृष्ठ पर जाएगा, पहले पृष्ठ में भी सबसे ऊपर जाएगा, हेडलाइन किसको बनाया जाएगा, ये सारा वरीयता के आधार पर, खबरों की महत्ता के आधार पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकृति के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है। इस तरह मुद्रित माध्यमों में स्थान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्रीय समाचार पत्र जो कि कहीं 10-12 पृष्ठों का, कहीं 20 पृष्ठों का, कहीं 30 और 35 पृष्ठों के भी हैं। इस तरह से एक नहीं अनेक भाषाओं में ये राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, अलग अलग राज्यों से और वहाँ की भाषाओं में भी। हिंदी में भी बहुत सारे समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर पर निकलते हैं और ये केंद्र से भी, यानी दिल्ली से भी निकलते हैं और दूसरे बड़े महानगरों से, राज्यों से भी निकलते हैं। इस तरह से इनका वितरण होता है, सर्कुलेशन होता है और लाखों की संख्या में अखबारें बिकती हैं, पढ़ी जाती हैं, खरीदी जाती हैं। सारे शैक्षिक संस्थानों में, प्रशासनिक संस्थानों में, लाइब्रेरीज़ में, पुस्तकालयों में, घरों में और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनमें भी इनका वितरण करके पहुंचाया जाता है इनको, और वहाँ भी बैठकर लोग इनका आनंद लेते हैं। तो समाचार एक तरह से एकांत को तोड़ने का काम भी करता है समाचार, और ये समाचार पत्र हो या टेलीविज़न हो, उसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। समाचार पत्र में समाचार की महत्ता उसे स्थान दिलवाती है। इसी तरह टेलीविज़न में भी हम देख सकते हैं, रेडियो में भी हम देख सकते हैं कि जो बहुत प्रोमिनेंट खबरें होती हैं, जो बहुत लोकप्रिय, बड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको पहले प्रसारित किया जाता है और फिर धीरे धीरे दूसरी खबरें भी उसमें शामिल होती हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण समाचार अखबार या पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर, जिसको मुख्य पृष्ठ कहते हैं, वहाँ पर स्थान पाते हैं और फिर दूसरी तीसरी खबरें उसी तरह उसके बाद उसके नीचे या दूसरे तीसरे पृष्ठ पर जाती हैं। दाएं बाएं भी उनका जो प्लेसमेंट है, उनका जो स्थान निर्धारण है, वो इसी आधार पर होता है। इस तरह से अगर हम समाचार की विभिन्न परिभाषाओं पर दृष्टि डालें कि समाचार हम कहते किसे हैं, तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने देश विदेश में अपने अपने ढंग से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष रखी हैं। तो एक दो परिभाषाएं हम देखते हैं कि समाचार किसे कहते हैं। एक बड़े विद्वान जिनको हम जे सिडलर के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा है, पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें वह समाचार है। शर्त यह है कि वे सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करें। एक आचार संहिता समाचारों की होती है, सामाजिक मर्यादा होती है, तो उसका उल्लंघन अगर वो नहीं करते, नियमों का, और सुरुचि पैदा करते हैं। विलियम एस मॉल्सबाई ने लिखा है, किसी समय होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षपात रहित विवरण को जिनमें एक पत्र के पाठकों की अभिरुचि हो, वह समाचार कहलाते हैं, उन्हें हम समाचार कह सकते हैं। टर्नर ने लिखा, वह सभी कुछ जिससे आप कल तक अनभिज्ञ थे, आज उससे परिचित हो रहे हैं, वह समाचार है। हिंदी में रामचंद्र वर्मा ने लिखा, समाचार का अर्थ आगे बढ़ना, चलना, अच्छा आचरण या व्यवहार है। मध्य और परवर्ती काल में किसी कार्य या व्यवहार की सूचना को समाचार मानते थे। ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिनके संबंधों में पहले लोगों को जानकारी ना हो, उसे समाचार कहा जाता है। इसी तरह अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा कि हर घटना समाचार नहीं होती, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक महत्व हो। यह बात तो ठीक है कि अगर जन सामान्य से, पाठक वर्ग से, बड़े समुदाय से अगर उसका संबंध है तो वो समाचार बनेगी। अगर कोई व्यक्तिगत सूचना है किसी की तो वो समाचार नहीं होगी, वह विज्ञापन हो सकता है,
लेकिन वह न्यूज़ के रूप में उसे स्वीकृति नहीं मिलती। इस तरह इन तमाम परिभाषाओं के बाद अगर किसी एक निष्कर्ष पर हम पहुंचने का प्रयत्न करें तो कह सकते हैं कि सत्य एवं सामयिक मूल्यों से युक्त किसी ऐसी अनोखी, असाधारण या उल्लेखनीय घटना की तत्काल सूचना देना जिसे कहीं कोई दबाना या अप्रकट रखना चाहता हो और लोग उसके बारे में कुछ जानते न हों, उसे समाचार कह सकते हैं। जानना चाहते हो, जानते ना हो, उसे समाचार कह सकते हैं। इस तरह समाचार में घटना, प्रसंग, उपलब्धि, लाभ, हानि, दुर्घटना, आविष्कार, ये समस्त बिंदु उजागर किए जाते हैं। समाचारों से हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हें हम हिंदी में 6 ककार, 6 क इसके रूप में जानते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कब, कौन सी घटना, क्यों और कैसे। ये 5 क हैं, 6 क हैं, तो इसको ककार कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में 5W, 5W और एक H कहते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, वाई एंड हाउ। तो ये जो एक सूत्र है सूचनाओं के, समाचारों के मूल तंत्र को समझने का, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, राजनीति, खेल, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा, खोज, लूट, हत्या, भाग्यफल, सौंदर्य प्रसाधन, पाक कला, जीवन शैली, व्यायाम, योग आदि आदि तमाम क्षेत्रों की खबरों को अनेक स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। यह बेशक हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये खबरें हमारे पास जो आ रही हैं, ये कोई सरल पद्धति से नहीं आ रही, इसके लिए बड़ी मशक्क़त हो रही है। इसके लिए देश विदेश में बैठे हुए हमारे संवाददाता, हमारी समितियाँ, समितियों के प्रतिनिधि, हमारी मशीनरी, न जाने कितना बड़ा तंत्र है जो इसके लिए काम कर रहा है। तो ये जो समाचारों के जो स्रोत हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और हम जानते हैं कि यदि ये स्रोत न हो, यदि ये एजेंसियां, ये समितियां ना हों, तो हम देश विदेश की खबरों से हम अवगत नहीं हो पाते। इसलिए ये जो समाचार है इसका संबंध भाषा से है, जन सामान्य से है, पाठक, श्रोता और दर्शक से है, और फिर इन सब का संबंध अनुवाद से भी है, क्योंकि देश विदेश में अनेक भाषाएं हैं और मल्टीलिंगुअल जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो संस्कृति है, उसको इन समाचारों से अवगत कराने के लिए परस्पर इनमें अनुवाद की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आगे हम फिर एजेंसियों पर, एजेंसियों की भूमिका पर, समाचारों की भाषा आदि पर भी बात करेंगे। आज के लिए यहीं पर नमस्कार, धन्यवाद।
आज हम अनुवाद संबंधी विषयों पर चर्चा करते हुए समाचार के स्रोत क्या हैं, हम कैसे समाचारों को विभिन्न स्रोतों से अर्जित करते हैं, एकत्रित करते हैं और फिर उनका भिन्न भिन्न भाषाओं में किसी एक भाषा के माध्यम से या दो भाषाओं के माध्यम से या अनेक भाषाओं के माध्यम से जो समाचार देश भर से विश्व भर से एकत्रित किए जाते हैं, उनका फिर हम किस तरह से अनुवाद तंत्र से जोड़ते हुए प्रसारण करते हैं, वितरण करते हैं। और ये प्रसारण और वितरण करने वाली या घटनाओं को, सूचनाओं को एकत्रित करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो समितियां हैं, वो क्या होती हैं, कितनी होती हैं, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि समाचार बहुत महत्वपूर्ण आज की सूचना और संचार क्रांति की दुनिया में अपनी भूमिका, अपना स्थान निभाते हैं। तो ऐसी समाचारों की जो स्रोत जैसी एजेंसियां हैं, स्रोत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि ये हमारी संवाददाताओं की पंक्ति ना हो या तरह तरह की संस्थाएं जो इस दिशा में सरकारी गैर सरकारी स्तर पर काम कर रही हैं वो ना हो, तो हम दुनिया की इन अद्यतन अधुनातन जानकारियों से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीन मोटे तौर पर जो वर्ग हम अगर करके देखें, पहला वर्ग जिसको हम अनेक एजेंसियों के रूप में देखते हैं, हम देखते हैं कि अखबार में जब खबर छपती है तो उस खबर के साथ ब्रैकेट में या कॉमा लगाकर जैसे लिखा हुआ है भाषा, या कहीं कहीं लिखा हुआ है पीटीआई, तो या कहीं लिखा है वार्ता। तो ये जो संस्थाएं हैं, समितियां हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो वह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या स्टेट लेवल पर जो सरकारें काम करती हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं या उनकी संस्था के रूप में काम करती हैं, और कुछ गैर सरकारी भी होती हैं, प्राइवेट एजेंसियां भी होती हैं जो इस दिशा में काम करती हैं। ये एजेंसियां खबरों को इंपोर्ट करती हैं, कभी कंप्यूटर के, आजकल क्योंकि दुनिया कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पहले टेलीप्रिंटर के माध्यम से भी खबरें आती थी, आज भी आती हैं, लेकिन तुलना में अब क्योंकि नेट से वो सारी चीज़ें डायरेक्ट स्क्रीन पर आ जाती हैं तो सुविधा हो गई है और मोबाइल ने इस दिशा में बहुत क्रांति पैदा की है। सूचनाएं कुछ मौखिक रूप से आती हैं, कुछ लिखित रूप से आ जाती हैं। जो एजेंसियां हैं उनके कार्यालय देश विदेश में, अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में हर राज्य में, और फिर देश से बाहर यानी अलग अलग देशों में उनकी जो शाखाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो उन शाखाओं में जो प्रतिनिधि बैठे हुए, फिर उन प्रतिनिधियों के द्वारा नियुक्त किए गए आगे जो संवाददाता हैं वो खबरें एकत्रित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अनुशासनों में। वो उन खबरों को एकत्रित करके अपनी एजेंसी तक लाते हैं। एजेंसी उन खबरों को टाइप करके कंप्यूटर पर डाल के फिर भारत में, हमारे देश में भेजती है, और हम फिर इन संस्थाओं में ये जो पीटीआई या वार्ता या भाषा आदि या हिंदुस्तान आदि ऐसी जो एजेंसियां हैं, ये फिर उन खबरों को क्लासिफाई करती हैं, वर्गीकृत करती हैं, और वर्गीकृत करके फिर उनको ये समाचार, अब तो इतना आधुनिक मामला हो गया कि पहले तो खबरें केवल पोस्ट की जाती थीं या टेलीफोनिकली इन्फॉर्म की जाती थी, सूचना दी जाती थी, या टाइप करके उनको टेलीप्रिंटर से भेजा जाता था। लेकिन अब तो उन खबरों को जब हम एकत्रित कर लेती हैं ये एजेंसियां, तो उनको टाइप करके उसी तरह जैसे अखबार में कॉलम बनते हैं उसी तरह से टंकण करके, वर्गीकृत करके, शीर्षक देके तैयार कर लेती हैं। और ये खबरें फिर आगे जो राज्यों के स्तर पर जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनको बेची भी जाती हैं, उनका विक्रय होता है उन खबरों का। तो ऐसा ही बिल्कुल टाइप किया हुआ कंप्यूटर पे डाल दिया और वो आगे वहाँ जहाँ जिनको चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मंथली खबरें लेते हैं, कुछ लोग दैनिक रूप से खबरें लेते हैं, इस तरह से उनके कुछ
अनुबंध होते हैं और उस अनुबंध के आधार पर वो खबरें जो एकत्रित की जा रही हैं वो आगे भेजी जाती हैं। तो सरकारी गैर सरकारी चैनलों पर, पत्र पत्रिकाओं में ये पूरा सिलसिला व्यापक स्तर पर, बृहद स्तर पर चलता है। तो बहुत जगह उन खबरों को उसी रूप में, जैसे कि अखबार में कॉलम बनते हैं, मान लो 3 कॉलम की खबर है, 4 कॉलम की खबर है या 2 और 1 कॉलम की खबर है, तो उसी तरह की खबरें वो चली जाती हैं और उनको जब वो पेज मेकिंग होती है, अखबार का जो पृष्ठ तैयार होता है, तो वो खबरें उसी तरह से पेस्ट कर दी जाती हैं, केवल उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी वरीयता को ध्यान में रखकर कि ये खबर कहाँ जानी चाहिए, यह वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं अपने ढंग से सुनिश्चित कर लेते हैं। तो एक बड़ा तंत्र है और ये खबरें जब विदेशों से आयात की जाती हैं तो उन खबरों का यहाँ अनुवाद भी किया जाता है, अनुवाद करके फिर उनको टाइप वाइप करके उनको कॉलम के हिसाब से तैयार किया जाता है। ऐसी रेडियो टीवी पर भी वो खबरें भेजी जाती हैं क्योंकि उनके भी इन स्रोतों से खबरों की दृष्टि से लाभ उठाया जाता है। तो वहाँ भी भाषा का अंतर हम देख सकते हैं कि हिंदी समाचार, अंग्रेज़ी समाचार, इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार, संस्कृत भाषा के समाचार, ये हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी ये चल रहा है और अलग अलग राज्यों की भाषाओं में फिर वो समाचार उसी रूप में प्रसारित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं, उनका अपना एक तंत्र है, अपने अधिकारी कर्मचारी, एडिटर हैं, संपादक हैं, उप संपादक हैं, संवाददाता हैं, फिर पेज मेकर हैं, फिर टाइपिंग करने वाले लोग हैं, फिर पेस्टिंग करने वाले लोग हैं, इस तरह से कुछ फोटोग्राफी करने वाले लोग हैं, क्योंकि जब तक पिक्टोरियल नहीं होगी खबर तब तक ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती। तो अगर पिक्चर उसकी ज़रूरत है, किसी फ़ोटो की, किसी घटना आदि की, तो उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक तंत्र है जो अखबार पढ़ने वाले को नहीं पता, रेडियो टीवी पर खबर सुनने वाले और देखने वाले को नहीं पता कि इसके पीछे की दुनिया कितना बड़ा काम कर रही है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहाँ कहाँ देश विदेश में बैठे हुए। हम कई बार रेडियो टीवी पर ये सुनते हैं कि मैं कश्मीर से संवाददाता शुंगलू बोल रहा हूँ, या मैं कोई और किसी नाम से कहीं बिहार से बोल रहे हैं, कहीं देश के दूसरे किसी राज्य से। विशेष रूप से जब हम चुनाव के दिन होते हैं या जब कोई राष्ट्रीय अभियान के दिन होते हैं, तो उस तरह की सूचनाएं, उस तरह की घटनाएं, या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, या विश्व में कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो कैसे वहाँ संवाददाता पहुँचे होते हैं उस इंटीरियर में, जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं पाते, परिकल्पना भी नहीं कर पाते। वहाँ पर इन एजेंसियों के, इन अखबारों के, इन रेडियो टीवी के जो संवाददाता हैं, वो एक राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करते हुए, तटस्थ रहते हुए वहाँ पहुँचकर अपनी जान पर खेल कर भी वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो खबरें अर्जित करके हमारे तक पहुँचाते हैं। तो ये भी एक तरह की पत्रकारिता को मिशन कहा जाता है। तो ये भी एक तरह का देशभक्ति का दूसरी तरह का काम है। और दूसरा स्रोत संवाददाता है। ये संवाददाता अखबारें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी अपने भी नियुक्त करते हैं। उनका उस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए वो संवाददाता देश विदेश में तैनात होते हैं और इस तरह की दैनिक चर्या और घटनाओं पर नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं। और जब जो खबर बहुत महत्वपूर्ण हो, रोचक हो, सूचना के योग्य हो, उसको वो तत्काल हमारे पास या अपनी संस्था के माध्यम से हमारे पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और संवाददाताओं को हमने देखा है कि जब कोई राजनीतिक दल अगर विदेश में जा रहा है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं या राष्ट्रपति जा रहे हैं या एक डेलीगेशन जा रहा है या समूह जा रहा है मंत्रियों का, तो उनके साथ भी कुछ संवाददाता सरकारी और कुछ गैर सरकारी रहते हैं जो वहाँ जाकर वहाँ की खबरों पर, वहाँ के घटनाक्रम पर, वहाँ की बैठकों पर, मीटिंग्स पर नज़र रखते हैं और उनको वो अपने कैमरे में कैद करते हैं, फिर उनकी खबरें बनाते हैं, फिर खबरें बनाकर तत्काल उनको यहाँ भेजने का ये यत्न करते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। और इसी तरह सरकारी जो सूचनाएं हैं, सरकार भी बहुत सारी सूचनाओं को समय समय पर प्रचारित प्रसारित करती है, रेडियो टीवी से या पत्र पत्रिकाओं से। वो भी खबरों का एक आधार बनते हैं, स्रोत बनते हैं, उनसे भी न्यूज़ क्रिएट की जाती हैं।
और विज्ञप्तियां बहुत सारी आती हैं, उनसे भी खबरें मिलती हैं। इस तरह एजेंसियों से मिलने वाले जो समाचार हैं वो प्रारंभ में ही कोष्ठक में अपनी एजेंसी का नाम अवश्य देते हैं कि ये इसका सोर्स क्या है। ये खबर अब ये इसलिए भी है कि उस एजेंसी की अपनी एक साख भी बन जाती है, अपनी एक छवि, एक प्रामाणिकता भी बन जाती है। जैसे खबर कोई छप रही है, उसके आगे ब्रैकेट में वार्ता लिखा है, तो वार्ता एक एजेंसी है, उस वार्ता से ये खबर प्राप्त हुई है, ये सूचना पाठकों तक, दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। इसी तरह भाषा एक एजेंसी है, पीटीआई एक एजेंसी है, तास जैसी एजेंसी, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अपने नाम का उल्लेख कोड के रूप में करती हैं। ये नाम यह भी सूचना देते हैं कि वह समाचार अमुक एजेंसी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब है वह एजेंसी कितनी जागरूक है, कितनी महत्वपूर्ण खबरों को हम तक पहुंचा रही है, यह भी वो बताना चाहते हैं। दुनिया भर में समाचार स्रोत के रूप में जो एजेंसियां मौजूद हैं वो समाचारों को पहले एकत्रित करती हैं, फिर उन्हें कंप्यूटर आदि पर डालकर वर्गीकृत करके कंप्यूटर पर डालती हैं और फिर उसके आधार पर खबरों के रूप में उनको निर्मित करती हैं, तैयार करती हैं और फिर उसे तमाम तरह की मीडिया संबंधी संस्थाओं के पास प्रेषित करती हैं, भेजती हैं और फिर उनका प्रकाशन, मुद्रण, प्रसारण आदि होता है। संवाददाता इस दिशा में जो खबरें एकत्रित करते हैं उनको भी वो बड़ी मेहनत से बहुत दूर दराज तक जाकर जोखिम उठाकर ऐसी तमाम खबरों को एकत्रित करते हैं और वो संवाददाता शब्द ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसके माध्यम से फिर हमारे तक पत्र पत्रिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसका मतलब है कि उस खबर का जो स्रोत है वो संवाददाता है, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, वह उसका स्रोत है, ऐसा भी उसमें लिखा जाता है। समाचार एजेंसियां इस तरह से बहुत सारी समितियां भी बनाती हैं और समाचार संग्रह करने का दायित्व उन्हें देती हैं। तो ये जो स्रोत हैं ये बड़े विश्वसनीय होते हैं, बहुत प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि यदि कोई खबर प्रामाणिक न हुई या गलत खबर प्रसारित हो गई तो उससे उस संस्था की जो साख है उस पर आंच आ जाती है। तो यह भी कोशिश की जाती है कि कोई भी खबर बिना पुष्टि के, बिना प्रामाणिकता के ना दी जाए। समाचार पत्र के पास भी अपने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास भी अपने संवाददाता अलग अलग तरह के होते हैं, जो जिले के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर काम करते हैं। इस तरह संवाददाताओं की भूमिकाएं समाचारों को प्रसारित करने में, हम तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार या प्रशासन द्वारा भी समय समय पर जन सामान्य के लिए, देश के लिए, राज्यों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या इसी प्रकार महिलाओं और पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं, बड़ी सारी विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। अधिकारों को लेकर विशेष रूप से इस प्रकार की विज्ञप्तियां आती हैं और कभी कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो उसको लेकर भी बहुत सारी विज्ञप्तियां आती हैं। कभी कभी सहयोग की अपील करते हुए भी विज्ञप्तियां आती हैं। तो ये मुद्रित और दृश्य श्रव्य माध्यमों में इस तरह की जो विज्ञप्तियां आती हैं, जो सूचनाएं आती हैं, वो भी समाचारों में बदल जाती हैं। उनको समाचार का रूप देकर बार बार ये अखबारें, ये पत्रिकाएं या ये चैनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी समाचार की महत्ता और उसके आकर्षण और उसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको अगर हम एक दृष्टि में विचार करें कि वो कौन से बिंदु हैं जिससे ये एजेंसियां, ये संवाददाता, ये स्रोत, इनकी साख जुड़ी रहती है, तो पहला बिंदु है जिसको हम सामयिकता कहते हैं, कॉन्टेम्परेरी होना। यानी जो समकालीन खबरें हैं, जो युगीन खबरें हैं, अगर वो नहीं आ रही हैं तो फिर उस एजेंसी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए सामयिकता जिसको हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक स्थानीयता भी एक बिंदु है। यानी अगर दिल्ली में अखबार निकल रहा है और दिल्ली का अखबार अगर नोएडा में भी जाएगा
फरीदाबाद में भी जाएगा, गाज़ियाबाद में भी जाएगा, सोनीपत में भी जाएगा, रोहतक में भी जाएगा। तो ये जो एनसीआर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन स्थानीय लोगों को वहाँ की खबरें भी उस अखबार में मिलेंगी तो उसकी स्वीकृति बढ़ेगी, उसका विक्रय बढ़ेगा, उसके ग्राहक बढ़ेंगे। इसलिए ये अखबारें स्थानीय खबरों को, दिल्ली केंद्र की तो खबरें होंगी ही, दिल्ली के चारों क्षेत्रों की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की खबरें होंगी, लेकिन आसपास की जो खबरें हैं ताकि उसके जो ग्राहक हैं वो उसके साथ जुड़ सकें। इसलिए ये अखबारें कभी कभी एक अलग पृष्ठ, नोएडा पृष्ठ, फरीदाबाद पृष्ठ, इस रूप में भी उसमें शामिल कर लेती हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस तरह का प्रचलन है कि अब एनसीआर की खबरें, अब दिल्ली के आसपास की खबरें, इस तरह की जानकारियां भी उसमें शामिल रहती हैं। तो स्थानीयता एक दूसरा पक्ष है। तीसरा बिंदु है रोचकता, यानी अखबार में या रेडियो टीवी में जो सूचना तंत्र है, जो खबरें हैं, उनको किस तरह से परोसा जा रहा है। अगर पाठक, श्रोता, दर्शक उन खबरों से जुड़ नहीं पा रहा, आत्मसात नहीं कर पा रहा, उसमें रुचि नहीं ले पा रहा, तो जो उद्देश्य है वो विफल हो जाता है। इसलिए यथासंभव यह प्रयास भी होता है कि उसे रोचक भी बनाया जाए। लेकिन रोचक बनाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसकी जो मूल भावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, खिलवाड़ हो। नहीं, खबर खबर रहेगी, सूचना सूचना रहेगी, समाचार के रूप में ही उसे प्रसारित किया जाएगा। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि अब तो 24 घंटे न्यूज़ चैनल चलते हैं और खबरें रिपीट भी होती हैं, सुबह से शाम तक या रात भर हम देखते हैं कि खबरों को दोहराया भी जाता है। लेकिन हर बार दोहराते समय भी उनमें कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ रोचकता यह पैदा की जाती है। तो और जो उसके साथ साथ जो प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रस्तोता हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें जो समाचार देने वाले जो लोग हैं वो उसे अपने अपने ढंग से और कुछ मौलिक नया बना देते हैं। इसी तरह आत्मीयता, खबरों को पढ़ते हुए, देखते हुए पाठक या दर्शक को ये लगना चाहिए कि वह उस खबर को बहुत अपनत्व के साथ पढ़ रहा है, यानी उसमें वो रुचि ले, उसके साथ वो जुड़ जाए। यह भाव भी उस खबर के साथ होना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि खबर हर बार सनसनीखेज हो, खबर विश्वसनीय हो, खबर प्रभाव पैदा करने वाली हो, झकझोरने वाली भी हो, यह भी ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेट करने वाली, प्रेरित करने वाली, सोचने के लिए बाध्य करने वाली खबर हो। तो ये इस तरह का तंत्र उसके साथ रहता है। और परिवर्तनशीलता भी खबर में होनी चाहिए, क्योंकि एक ही खबर को बार बार अगर हम पढ़ेंगे, या रोज़ मान लीजिए एक खबर है और 3 दिन अखबार में लगातार आ रही है, तो धीरे धीरे पाठक की रुचि कम होने लगती है, श्रोता या दर्शक की अभिरुचि फिर कम होने लगती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कुछ मौलिकता, कुछ नवीनता, कुछ संवर्धन, परिवर्धन ये भी होता रहे तो बेहतर होता है। इस तरह से इन खबरों में सत्यता, क्योंकि प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा तो प्रामाणिक होगा, स्पष्टता, सुरुचि संपन्नता और संक्षिप्तता। खबरों की एक विशेषता यह भी होती है कि वो बहुत अधिक विस्तार के साथ अगर बार बार दी जा रही हैं तो फिर रुचि कम होने लगती है। तो बिल्कुल टू दी पॉइंट, तथ्यनिष्ठ होनी चाहिए, सूचनानिष्ठ होनी चाहिए, जो हमें जागरूक करना चाहती हैं उतनी जानकारी उसके साथ जुड़नी चाहिए। और सबसे अधिक है विश्वसनीयता और प्रामाणिकता। अगर खबर विश्वसनीय नहीं है, मान लो पढ़कर, देखकर, सुनकर हमें भरोसा नहीं हो रहा खबर पर, तो फिर वो उस खबर का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाता है। तो यह भी कोशिश करनी चाहिए हमें, हम किसी भी रूप में खबरों के साथ अगर इस समाचार की दुनिया के साथ जुड़ते हैं तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सामयिकता का एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि उसमें जो समय समय पर आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उनको किस तरह से पाठक तक, दर्शक तक पहुंचाया जाए। वर्तमान से जुड़ी हुई तमाम सूचनात्मक, ज्ञानात्मक जानकारियां, शैक्षिक जानकारियां और जागरूक करने वाली ये सारी जानकारियां
ये वास्तव में ज़रूरी हो जाती हैं, इसीलिए उसकी सामयिकता बन पाती है। अगर ये सब ना हो तो उसको हम कंटेम्प्रेरी नहीं मान पाते। इसलिए सूचना को इस प्रौद्योगिकी के युग में अद्यतन और अधुनातन बनाया जाना यह बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खबर जो है वो अब घंटों में नहीं, मिनटों में, कुछ ही क्षणों में पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है। अगर एक चैनल ने पहले खबर दिखा दी और दूसरा चैनल 1 घंटे बाद दिखा रहा है तो वो खबर एक तरह से बासी खबर मान ली जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सुबह सुबह अखबार जो है वो ताज़ी ताज़ी पहले पहले पढ़ने में जो आनंद है, वो 3 या 4 लोगों के पढ़ने के बाद अगर हमारा नंबर आए पढ़ने में तो मज़ा नहीं आता। हालांकि खबरें वही हैं और 1 घंटे में या 2 घंटे में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसा होता है कि जितना आनंद बिल्कुल पहली बार नए नए अखबार को खोलने में और जानकारियाँ लेने में आता है, अगर दूसरे तीसरे लोग घर में अखबार के अलग अलग पृष्ठ करके लोग बांट लेते हैं तो उस तरह का आनंद नहीं आता। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए ताज़ा ताज़ा समाचार पढ़ने का अपना एक आनंद है और अद्यतन जानकारियों को हासिल करने का, उससे जुड़ने का भी अपना एक आनंद है। और इसी तरह स्थानीयता के संदर्भ में यह कहा जाता है कि पाठकों की, दर्शकों की रुचि अपने क्षेत्र, अपने नगर, अपनी कॉलोनी, इसकी जानकारियां अगर उसमें हों तो उनकी रुचि बढ़ती है। इसलिए स्थानीयता का अपना एक महत्व है खबरों में। नगर, राज्य, आसपास की तमाम तरह की जानकारियां जो ज्ञानवर्धक हैं, रोचक हैं और चुनौती भरी हैं, उनसे अगर हम जुड़ते हैं, कहीं कोई आपराधिक घटना घटी है अगर और हमारे क्षेत्र में घटी है और हम उस खबर को पढ़ते या सुनते या देखते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखें एकदम चौकन्नी हो जाती हैं। तो ये स्थानीयता भी समाचारों के साथ महत्वपूर्ण रूप में जुड़ जाती है। इसी तरह से रोचकता की बात हमने की कि जब तक पाठक और दर्शक की संवेदनाओं को स्पर्श नहीं करती खबर, उसके आँख और कान को सावधान नहीं करती खबर, तब तक वो खबर अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। इसलिए खबरों के साथ एक विशेषता यह जुड़ी होती है कि उसे रोचक भी होना चाहिए, यानी ध्यान आकृष्ट करने वाला, बांध लेने वाली खबर हो, पाठक आदि को, दर्शक आदि को वह उस एक तरह से अपने से जोड़ ले खबर, इसलिए वो महत्वपूर्ण होती है। और जहाँ तक बात आत्मीयता की है तो उस ऐसी खबरों में हम ये देख सकते हैं कि जो पाठक है या जो दर्शक है वह इनको पढ़ते, सुनते, देखते समय यह महसूस करे कि वह किसी दूसरे की खबर नहीं है। वो अगर ह्यूमैनिटी की, मानवीयता की खबर है तो वह उसकी खबर है। अगर उस खबर को देखकर वह भीतर तक एक तरह से प्रभावित होता है तो खबर अपना असर छोड़ती है। इसलिए चाहे वो गरीबी की खबर हो, चाहे वो बेरोज़गारी की खबर हो, चाहे वो अभावों की खबर हो, ये सारी खबरें जब हमें अपने आप की खबरें लगने लगती हैं, दूसरे का दर्द जब हमें अपना दर्द लगने लगता है, तो फिर ये आत्मीयता का भाव खबरों के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों की एक बड़ी दुनिया है, ये इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। और मित्रों, हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो समाचार हैं, ये वास्तव में अनेक प्रकार के समाचार हैं। जितनी बड़ी ये दुनिया है उतने ही बड़े इस दुनिया के विषय क्षेत्र भी हैं। इन समस्त विषयों पर अगर दृष्टि डालेंगे, अखबार लेकर बैठेंगे, तो हम देख सकते हैं कि इन समाचारों की भाषा भी अलग अलग तरह की है, चाहे बात रेडियो की हो, टीवी की हो या पत्र पत्रिकाओं की हो। और इस भाषा के जो शब्द हैं, विशिष्ट शब्द हैं, अवधारणात्मक शब्द हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो चाहे बात खेल समाचारों की हो तो वहाँ की भाषा अलग है। जैसे अखबारों की खेल समाचारों की भाषा पर हम दृष्टि डालते हैं तो वहाँ तरह तरह के जुमले, तरह तरह के शब्द, तरह तरह के मुहावरे, इनका प्रयोग होता है। धूल चटाई, औंधे मुँह पटका, छक्के छुड़ाए, है ना, या मान लीजिए कहते हैं धोनी ने धोया, सचिन ने पछाड़ा,
सचिन ने रताड़ा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी अखबारों में हम देख सकते हैं। और जहाँ तक बात बाजार भाव की शब्दावली की है तो हम देखते हैं कि सोना उछला, चांदी गिरी, अरहर लुढ़की, तिलहन फिसली, जीरा भड़का, दालें नरम, तेल गरम, और इसी प्रकार मंदी, तेजी, तेजड़िए, मंदड़िए, ये इस तरह के शब्द तमाम तरह के हम शेयर मार्केट में या मौसम के जो समाचार हैं उनमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। इसी तरह जो राजनीतिक समाचार हैं उनकी शब्दावली और जो शैक्षिक और सांस्कृतिक समाचार हैं उनकी शब्दावली, उनमें भी अंतर मिलेगा। अपराध समाचारों में और दूसरे समाचारों में उनकी भाषा में भी अंतर मिलेगा। तो मीडिया की अपनी एक विशिष्ट अवधारणात्मक शब्दावली भी है। हम उस रेडियो की, टीवी की, अखबार और पत्र पत्रिकाओं की जो भाषा है उनमें ये कंसेप्चुअल वर्ड्स जिनको हम कहते हैं इनको भी अलग से देख सकते हैं। एक लंबी सूची बनाई जा सकती है, बाकायदा इनकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी अलग से प्रकाशित हैं कि अखबारें किस तरह के शब्दों का प्रयोग बार बार करती हैं। जैसे पृष्ठ सज्जा, जैसे कॉलम को स्तंभ लेखन हम कह रहे हैं, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दावली है जो वहाँ काम कर रही है। ऐसे रेडियो टीवी की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी एक भाषा है और उस भाषा के माध्यम से ही वो इसका पूरा संचालन संयोजन आगे करते हैं। तो जो समाचारों को प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसको विलोम पिरामिड पद्धति कहा जाता है। यानी एक ऐसा त्रिकोण जो वस्तुतः इस तरह से खबर को कि वो जहाँ से प्रारंभ करता है और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार करते हुए उसकी व्याख्या करते हुए चला जाता है। कभी विलोम पिरामिड को हम दूसरी तरह से भी व्याख्यायित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनको हम समाचारों के संदर्भ में देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसमें यथासंभव जो अनुवादक होता है उसको भी इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि समाचार की मूल भावना को, मूल उसकी प्रक्रिया को, रचना प्रक्रिया को और समाचारों के मंतव्य को अगर अनुवादक नहीं जानेगा तो वह उन भावों की रक्षा अनुवाद करते हुए कैसे कर पाएगा। जैसे तथ्यों की रक्षा करना जरूरी है, सत्यता और प्रामाणिकता की रक्षा करना जरूरी है, आंकड़ों की रक्षा करना जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें अनुवाद में नहीं आएंगी तो फिर अनुवाद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और समाचार का जो उद्देश्य है, क्योंकि समाचार तो मूल है और वह समाचार किसी भी भाषा में जाए वह तो उसी रूप में सूचना और संचार के साथ हमारे पास पहुंचना चाहिए। तो ये सारे बिंदु हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और अनुवादक को इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि समाचार लेखन, समाचारों की एजेंसियां, देश विदेश की सैकड़ों एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं और फिर उनके अनुवाद की प्रक्रिया, इन सब में क्योंकि जो इस दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं वो केवल मीडिया एक्सपर्ट नहीं होते, वो अनुवादक भी होते हैं, अनुवादविद भी होते हैं। इन सब में एक तालमेल बनाकर ये सारा संसार चलता है और हमारे तक ये सारी खबरें पहुंचती हैं। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम दे रहे हैं। आज के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव निरंतर हमें लिखते रहें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।